लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग बच्चों? कुछ याद है क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में? मैम ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन कर रहे थे. Now tell me what is the ozone layer depletion and how it takes place? कैसे होता है? ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है? और पहले फॉर्मेशन कैसे होता है पहले ये बताइए, कौन बताएगा? फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर डिप्लीशन कैसे होता है? याद है कि नहीं याद है? क्या कहाँ पर होता है ओजोन, कहाँ पर फॉर्मेशन होता है? एटमॉस्फेयर के कौन से पार्ट में फॉर्मेशन होता है? याद नहीं है? ये पढ़ रहे थे हम लोग, फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? मैम स्ट्रेटोस्फेयर में फॉर्मेशन होता है. स्ट्रेटोस्फेयर में इसका फॉर्मेशन होता है ना. तो ये आपको रिएक्शन दिख रहा है, मैंने बताया था कि ओजोन फॉर्म हुआ था फोटोकेमिकल रिएक्शन में. स्ट्रेटोस्फेयर O2 है, ऑक्सीजन है, तो इसका ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा और ये यहाँ पर हमारे क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं. 242 नैनोमीटर यहाँ पर पेंसिल है. तो 242 नैनोमीटर का मतलब क्या होगा? ये कौन सी लाइट्स की बात कर रहे हैं, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये 242 नैनोमीटर किसकी वेवलेंथ होती है, किस रीजन की? स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी ना. 242 नैनोमीटर किसकी रेंज होती है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी ना मैम. हाँ मैम यूवी अल्ट्रावायलेट. हाँ, यूवी की रेंज कहाँ से होती है? 200 to 400 नैनोमीटर यूवी होती है ना. आफ्टर 400 to 780 नैनोमीटर विजिबल होती है और फिर 780 ऑनवर्ड्स आईआर स्टार्ट हो जाता है. क्योंकि 242 नैनोमीटर मतलब यूवी भी लाइट से तो होगा ना. तो यहाँ पर जो फोटोकेमिकल रिएक्शन किसमें हो रहा है? यूवी लाइट 242 नैनोमीटर पे ये आपके फ्री रेडिकल्स में चेंज हो गए और ये फ्री रेडिकल्स जो हैं ये फिर क्या करता है? फिर से ओजोन से रिएक्शन कर जाता है और यहाँ किसके प्रेजेंस में? N2 और O2 के प्रेजेंस में. ये यहाँ पर N2 और O2 क्या काम करते हैं? क्योंकि एक्सेस एनर्जी है ना, इस रिएक्शन जो लिबरेट हो रही होगी उसको अब्सॉर्ब करने में, एंड दे विल फॉर्म O3 है ना. ये हमारा O3 का फॉर्मेशन हो गया. दस ओजोन इज कॉन्स्टेंटली फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम ऑक्सीजन गैस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट. तो यूवी लाइट लिखा भी हुआ है ना. तो ये हमारा ये फॉर्मेशन था. इम्पोर्टेंस की बात में आप लोग जानते ही हो. क्यों ओजोन लेयर की हमें इतनी नीड है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ओजोन लेयर? What is the importance of ozone layer? मैम इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन. Very good, है ना. Because ozone layer acts as a protective shield. प्रोटेक्टिव शील्ड का मतलब क्या होगा? ये कि यहाँ से हमको सन से जो यूवी रेज मिल रही है उससे हमारी हमारे पूरे अर्थ को इससे सेव करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर ओजोन लेयर का काम होता है. क्योंकि ओजोन लेयर को ही पेनिट्रेट नहीं कर सकती यूवी से. तो ओजोन लेयर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इट absorbs most of the harmful UV radiation coming from the sun. मैंने बताया ना 200 to 400 नैनोमीटर होता है और ये हमारा उसका रेंज, और ये 223-30 नैनोमीटर वही बात है. तो एब्जॉर्ब कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं कर देता मतलब सॉरी वापस से इसको रिफ्लेक्ट कर देता है. ये यहाँ पर पेनिट्रेट नहीं होने देता, अदरवाइज इसके रेडिएशन से बहुत डैमेजेस हो जाएंगे. इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर क्या हो जाएगा?
क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी स्किन डिजीज की बात हमने करी थी। अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो यूवी रेडिएशन पेनिट्रेट कर जाएंगे और क्या हो जाएगा, हमारे स्किन डिजीज हो जाएंगी, स्किन कैंसर है ना, स्वेलिंग ऑफ स्किन है और बर्निंग सेंसेशन है, स्किन एजिंग है, ब्रेस्ट कैंसर है, कॉन्ट्रैक्ट है ना, और ये आपके आई में कैटरैक्ट हो जाता है, हेमरेज है, लंग्स इंजरी है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, डिजीनेस है ना। तो डिजीनेस क्या है, बहुत ज़्यादा ऐसे ना नौशिया सा आना, चक्कर आना, ये सभी चीज़ें। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है, इवन डीएनए में भी ऑल्टरेशन कर सकता है, ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एजेंट। और इससे क्या हो सकता है, इवन सकती है, इस तरीके से हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो यही रीज़न है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन यूज करते हैं या अपने बॉडी को किसी क्लॉथ से कवर करते हैं, ताकि क्योंकि अभी हमें पता है कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, यूवी रेज अभी आ जाते हैं, और यही रीज़न है कि इतना ज़्यादा लोगों में आजकल कैंसर है या स्किन डिजीज हो रही है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने फेस को अपनी बॉडी को क्लॉथ से रैप करके और सनस्क्रीन यूज करते हैं, ठीक है। ये सब इसके आपके क्या क्या हो सकता है इन एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर इफेक्ट्स की बात है। दिस इज दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। आई थिंक यू ऑल हैव गॉन थ्रू योर क्वेश्चन पेपर्स, तो मैंने क्वेश्चन पेपर्स आपको जो भेजी थे उसको देखा होगा ना आप लोगों ने। इन सब देखिए क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद एसिड रेन है, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, सब क्वेश्चन, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, डिप्लीशन, ये क्वेश्चन भी आया है। फॉर्मेशन बताइए, डिप्लीशन बताइए। अब आती बात डिप्लीशन की, डिप्लीशन कैसे होता है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कैसे होता है डिप्लीशन ओजोन का, कौन मेन रोल एक्ट करता है यहाँ पर? मैम क्लोरीन और ब्रोमीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्लोरीन का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैंने बताया था कि क्लोरीन, ईच एटम ऑफ क्लोरीन कैन रिएक्ट विद मोर देन 10 to the power of 5 molecules of ozone, converting ozone into oxygen। तो क्लोरीन का भी रोल बहुत होता है। बाकी आपके सभी यहाँ पर हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये हमारे एनवायरमेंट में रहती है, उससे रिएक्ट कर जाए, क्लोरीन से रिएक्ट कर जाए, और हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स से रिएक्ट कर जाता है। अब आपने देखा यहाँ पर, तो आपने केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, सुपरसोनिक जेट्स, ये सब क्या करते हैं, एनओ को जनरेट करते हैं, और एनओ ही क्या करता है, फिर ओजोन से रिएक्ट कर जाता है। या क्लोरीन रिलीज होता है वॉल्केनिक एक्टिविटी से, और ऑल्सो कम फ्रॉम सीएफसी, जो हम लोग अपने एसी में या उसमें फ्रिज में गैस डाली जाती है, तो उससे में जो सीएफसीज होते हैं उससे क्लोरीन जनरेट हो जाता है। और इसके अलावा बायोमास बर्निंग लीड्स टू OH फ्री रेडिकल। तो अभी आप देखते हैं कि इसी वजह से मैंने आपको इतनी चीज़ बताई थी कि एक प्रोटोकॉल पास हुआ था 80 कंट्रीज के बीच में। वो कौन सा प्रोटोकॉल था? इसमें बोला गया था कि तो ये सीएफसीज वाली जो ये इनको हम फ्रिज में और एसी में ना यूज करें, और इसकी जगह पर फ्लोरोकार्बन यूज करें। इसके बारे में कुछ मैंने डिस्कशन किया था ना आप लोगों को। तो कौन सा था प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रही थी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो पास हुआ था और 80 कंट्रीज के बीच में। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस क्लियर है ना? यस मैम। तो बिल्कुल पढ़ते बिल्कुल नहीं है आप लोग। ये सब जो चीज़ें पहले पढ़ा दी हैं, कुछ भी पूछ कर आप लोग कुछ आंसर ही नहीं करते हो। चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में फिर अभी आगे जिसमें भी आएगा, मैंने आपको बताया कि ये जो कैसे डिप्लीशन हो रहा है, तो जैसे ये एनओ गैस है, एनओ गैस कहाँ से हमें मिल रही है? फोटोकेमिकल एंड केमिकल रिएक्शन जिसके एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहे हैं, सुपरसोनिक जेट्स हैं,
इससे NO जनरेट हुआ है ना, NO ने क्या करा, O3 को डिप्लीट कर दिया और किसमें चेंज कर दिया, ऑक्सीजन में चेंज कर दिया, डिप्लीशन हो गया, यहाँ तक ओजोन खत्म हो गया। या जो हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, वो भी क्या कर रहे हैं, देखो डिप्लीट करके ऑक्सीजन उन्होंने भी चेंज कर दिया। मगर ये HO डॉट फिर से जो आपका जनरेट यहाँ पर हो रहा है, ये फिर से क्या कर सकता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है और फिर से इसको हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल में और ऑक्सीजन में चेंज कर देगा। तो इस तरीके से दोनों ही रिएक्शन का आपका ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। या जो Cl2H2 या फिर जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन होते हैं Cl2H2, ये क्या कर रहे हैं, इसका भी फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है और Cl और Cl2 में चेंज हो गया। ये Cl फिर से क्या करेगा, ये ओजोन से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, ये आपका ऑक्सीजन फिर से बना देगा और ClO बना देगा। ये ClO फिर से रिएक्ट कर देगा ऑक्सीजन से। तो आप देख रहे हैं ये रिएक्शन काफी लंबी है। पहले Cl2 का फोटोकेमिकल रिएक्शन और Cl जनरेट हुआ, ये Cl ने फिर से ओजोन से रिएक्ट करके क्या बना दिया, ClO बना दिया। ये ClO ने फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Cl बना दिया। ये Cl फिर से इसी में चेन में आ जाएगा, ओजोन से रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तो आप देख रहे हैं ना कि एक ही एटम से कई सारे आपके ओजोन डिप्लीट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, मैंने बताया कि ईच एटम ऑफ क्लोरीन कैन रिएक्ट विद मोर देन 10 to the power of 5 molecules of ozone. So this is a long chain process followed which keep on consuming ozone. और इससे क्या होगा, लगातार आपका ऑक्सीजन से कन्वर्जन होता रहेगा and this leads to gradual thinning of ozone layer and ozone hole formation आता है ना। ये हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था। उसके बाद आते हैं ये सब्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो CFCs हैं, ये भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं क्लोरीन को जनरेट करने के लिए। तो ये कहाँ यूज होता है, मैंने बताया हमारे AC में फिल्ट्रेट अगर कूलिंग एजेंट यूज होते हैं। तो अभी इनकी की बात है कि इनका सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाए, तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCs, CFCs की जगह पर HCFCs यूज कर रहे हैं। HCFCs यूज करने से क्या होता है, तो ये ओजोन फ्रेंडली है। ओजोन फ्रेंडली इन द मीनिंग की ये ओजोन को डिप्लीट नहीं करता, ओजोन से रिएक्ट नहीं करता। मगर इसका ड्रॉबैक ये होता है HCFCs का, इनमें टॉक्सिसिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा नहीं मगर हाँ होते हैं, टॉक्सिक तो होते हैं। तो अगर टॉक्सिक होते हैं हम और कंटिन्यूसली हम यूज कर रहे हैं तो नुकसान तो करेगा करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि भाई ज़्यादा AC में ना बैठे, या आपने देखा होगा जहाँ पर ऐसे कुछ लेक्चर्स दिए जाते हैं जहाँ पर नेचुरल वे में कैसे रहना चाहिए उसके बारे में जहाँ बात होती है, वो लोग ये कहते हैं कि भी फ्रिज का खाना ना खाइए, जो फ्रिज में जो गैसेस होती हैं वो हमारे खाने को कॉन्टेमिनेटेड कर देती हैं, तो वो नहीं खाना चाहिए खाना। तो मगर इतना ज़्यादा क्योंकि हम लोग लाइफ में जी रहे हैं, हम इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते ना, फ्रिज में रखा खाना भी खाते हैं, AC में बैठे, हाँ मगर ये होना चाहिए थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए टॉक्सिक तो हो ही जाते हैं चीज़ें, चाहे हम ना भी बोले कि हमने फ्रिज में रखा खाना। तो अगर उनकी टॉक्सिसिटी की बात हम करें तो आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये जैसे एप्सिलॉन है, HCFCs 22 है, HCFCs 152 नाम है सबके, ये HCFCs हैं। और इनकी अगर टॉक्सिसिटी की बात करें तो इसकी टॉक्सिसिटी वेरी लो, इसकी वेरी लो, इसकी लो, वेरी लो, बट हाँ बट these are toxic in nature. You can't deny this कि toxic नहीं है। अब इन दोनों गैसेस को देखिए, ओजोन डिप्लीशन की वैल्यू जो उनकी लिए 0 है, मतलब ओजोन को जो डिप्लीट नहीं करेगी, बट दे आर टॉक्सिक। तो इन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने बताया था कि इसमें 80 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जॉइंट एग्रीमेंट। उसमें ये बोला गया कि हम लोग अब CFCs की जगह पर HCFCs यूज करेंगे, और बट क्योंकि दे आर टॉक्सिक इन नेचर, सो दे हैव टू स्टॉप आफ्टर सम टाइम। बाय 230 तक इसको हम बिल्कुल इरेडिकेट कर देंगे कि अब नहीं यूज करेंगे इन HCFCs को, और उसके लिए फिर नया कोई सब्स्टिट्यूट तब तक हम ले आएंगे, तब हम कोई नया सब्स्टिट्यूट हम ले आएंगे
के बाद हम इनको भी यूज नहीं करेंगे बिकॉज दे आर टॉक्सिक इन नेचर। तो ये बात है कि सब्स्टिट्यूट फॉर फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ये यहाँ पे मेरी टेबल दे रखी है मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब लेकिन बस बात आपको यहाँ पर ये है क्योंकि टॉक्सिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ओजोन डिप्लीशन और एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम ईयर्स देखो 120 ईयर्स इसका 15 ईयर्स इसका 1.7 ईयर्स एंड 15.5 ईयर्स। ये यहाँ पर आपको से देखा दिख जाता है। नाउ कम्स टू द पोल्यूशन। पोल्यूशन तो आप लोग जानते ही हो, पढ़ भी रहे हो। पोल्यूशन हर कोई जानता है, मगर जब हम एग्जाम में बात करते हैं लिखने की तो उसमें एक प्रॉपर एक लैंग्वेज होती है, तो कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें यूज करने ही करने हैं, ठीक है। तो पोल्यूशन का मतलब क्या है? Pollution can be defined as the introduction of substances or energy by man into the environment largely to cause क्या क्या करेगा? Hazards to human health, harm to living resources and ecological systems, damage to structures or amenity, है ना? और interfere with the legitimate uses of environment। तो ये आपके पोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस बाय मैन इनटू द एनवायरनमेंट, ऐसे सब्सटेंसेस है ना जो हमसे ही प्रोड्यूस हम करके हम अपने एनवायरनमेंट को दे रहे हैं और उससे ये डैमेज हो रहा है, हमारी ह्यूमन हेल्थ को लेकर के हो कि हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम का बैलेंस बिगड़ रहा है और जितनी भी एनवायरनमेंट में नेचुरल फिनोमेना है को इम्पैक्ट कर रहा है। ऐसी कोई भी चीज़ जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उसको कहते हैं पोल्यूशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन, जिसको कहते हैं। और आपको पता ही है कि पोल्यूशन में हम सभी की बात करते हैं, एयर में भी हो रहा है, वाटर में भी, लैंड में भी, है ना, और बायोचा में भी। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल्स, बिल्डिंग, लैंडस्केप, ओशन, सभी जगह हमारा कितना है ना पोल्यूशन हो रहा है। अब इसमें कुछ कुछ पोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं। टर्म्स में एक आता है पोल्यूटेंट, देखो द सोर्स रिसेप्टर ऑफ सिंक। पोल्यूटेंट का तो मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कोई मटेरियल है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। इट इज अ मटेरियल which is present in excess of the natural concentration as a result of human activity। as a result of human activity ना, हमारे एक्टिविटी से जो एक्सेस मटीरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पर बैड इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ऐसे मटीरियल को हम लोग बोलेंगे पोल्यूशन। The material which is present in excess of natural concentration। भी थोड़ा बहुत तो हर दिन हमने जैसे बात करी कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी एक नेचुरल वैल्यू होनी चाहिए, वो है उतना तक है तो ठीक है। मगर अभी हमारे कामों से क्या हो रहा है कि उन जो गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इनका क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है। नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन जो होना चाहिए था उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। जब वो बढ़ गया तब उसको हम बोल रहे हैं पोल्यूशन। उससे पहले हमने पोल्यूशन नाम नहीं दिया, CO2 का हमेशा हम पोल्यूशन नाम नहीं देंगे, मगर जब वो उसकी जो एक क्वांटिटी है उससे ज़्यादा वो बढ़ गया, क्योंकि अगर नहीं होगा CO2 तो भी प्रॉब्लम है। अदरवाइज जो ग्रीन हाउस गैस का काम कर रहा है, तो अगर ग्रीन हाउस गैस का काम कर रहा है नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा अर्थ एकदम कैसा हो जाएगा, इसके एब्सेंस में तो CO2 ना प्रेजेंट हो तो क्या होगा बताइए। मैम हाँ ठंडी हो जाएगी बेसिकली। हाँ देखो बात मैम अगर हाँ बोलिए। मैम अगर CO2 जो होता है वो हमें गर्म देता है, तो अगर CO2 पूरा खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। वेरी गुड। ये ठंडी हो जाएगी, क्यों ठंडी हो जाएगी, क्योंकि यही कवरिंग का काम कर रहा है। जो रेडिएशन जो जा रहे हैं बाहर है ना अर्थ से,
अर्थ से जो रेडिएशन वापस से बाहर जा रहे सोलर रेडिएशन उसको ये कवर कर रहा है, तो दिस एक्ट इज द ब्लैंकेट, है ना, अराउंड द अर्थ सरफेस। ये नहीं होगा तो अर्थ ठंडी हो जाएगी। दूसरा क्या है कि CO2 नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, ये भी मालूम है आपको, CO2 की जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये तो अगर हम पॉल्यूटेंट की बात करें, इसलिए यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट इन एक्सेस ऑफ द नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन। नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन से अगर ज्यादा है तब उसको हम पोल्यूशन नाम देंगे, तभी हम पोल्यूशन नाम नहीं देंगे। चलिए बहुत कार्बन डाइऑक्साइड हमें पोल्यूशन नाम दे दिया, ऐसे नहीं दे सकते। इधर मैथमेटिक्स, अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जनरेट हो रही है, इतना ज्यादा हम लोग ये जो फ्यूल से जनरेट हो रहा है, सबसे ज्यादा तो आपके जो व्हीकल यूज करते हैं उससे आपका CO2 जनरेट हो रहा है। तो वो जब ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में होगा तब तो हम नाम दे रहे हैं पोल्यूशन, ठीक है। और अब वो क्या करेगा, हमारे एनवायरमेंट पर बैड इम्पैक्ट डालेगा। So it is a material which is present in excess of the natural concentration as a result of human activity and produces a bad effect upon the environment. तो अब क्या होता है कि भी क्या इनकी प्रॉब्लम्स आएंगी, पॉल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी उस पॉल्यूशन के बारे में, क्या डिस्कशन हमें करना जरूरी होगा कि भाई जो भी पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं उसका बायोअक्यूमुलेशन कितना है, टेंडेंसी फॉर बायोअक्यूमुलेशन कितना है, और उसके जो अगर टॉक्सिसिटी जनरेट अगर हो रही है तो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, कितना वो टॉक्सिक है ना, परसिस्टेंस कितना ज़्यादा है, डिस्पर्शन प्रॉपर्टी कितना है, हमारे एनवायरनमेंट में कितना उसका पार्ट डिस्पर्स रहेगा, एयर में कितना रहेगा, है ना, और उसके अलावा उससे क्या केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और उससे क्या बन रहा है, और वो जो बन रहा है प्रोडक्ट वो कितना पोल्यूशन आपको इम्पोज कर रहा है। तो ये सब बातें हमको पॉल्यूशन, जो भी पॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करते हैं तो उसके बारे में ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो ये हमारी पॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। पॉल्यूशन से तो हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, क्यों हम पॉल्यूशन नाम देते हैं, तो ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है। फिर आती बात की सोर्स, दूसरा हमारा टर्म आता है सोर्स। तो सोर्स क्या है कि जहाँ से ये पॉल्यूशन हमारे रिलीज हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं सोर्स, है ना। और रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या है कि जो इस पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करके उससे इम्पैक्ट उसको मतलब या इफेक्टेड हो रहा है ना, जो भी इससे पॉल्यूशन से इफेक्टेड हो रहा है उसको कहते हैं रिसेप्टर। अगर प्लांट्स हो रहे हैं तो प्लांट्स रिसेप्टर हैं, हम हो रहे हैं तो हम रिसेप्टर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो रहे हैं उससे इम्पैक्ट तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी एक्टिव रिसेप्टर। सिंक क्या होता है, सिंक होता है कि जहाँ पर ये पॉल्यूशन एब्जॉर्ब होगा, रिसीव होगा और स्टोर होगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, स्टोर हो जाते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम करते हैं एज अ मेजर सिंक, ये क्या करते हैं पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने में ही रखते हैं। तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंक का काम करते हैं। मगर जैसे कि जहाँ पर अगर हम लोग CO की बात करें ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारा ये बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक बिहेवियर करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको अपने स्टोर रखते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज अ मेजर सिंक फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। बट होता क्या है कि जहाँ पर जिस जगह पर CO सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, CO बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पर पता चला ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं है ना, वहाँ पर ऐसी फील्ड ही नहीं है कि वहाँ पर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं है कि जो इसको एब्जॉर्ब कर सके, जो सिंक का काम कर सके, ठीक है। तो बात ये हमने इसलिए बताई कि भी मेजर सिंक का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड, बट स्टिल इट एग्जिस्ट इन सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज द लार्जेस्ट CO प्रोड्यूसिंग एरियाज have the least amount of soil sink available around it. तो जहाँ पर जितना ज़्यादा इतना हो रहा है वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर इतना माइक्रो सॉइल सिंक है ही नहीं, वहाँ पर सॉइल ही नहीं है, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, तो सिंक कैसे होगा।
ठीक है, तो ये हमारे कुछ टर्म्स यूज होते हैं, पॉल्यूशन सोर्स, रिसेप्टर से। ना कम जैसे एयर पोल्यूशन, ये भी आप लोगों को पता है एयर पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन क्या है। हम्म? और एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, कौन कौन सी गैसेस होती हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर पोल्यूटेंट्स और कॉम्बिनेशन in the outdoor atmosphere in such quantities and of such duration which might be injurious to health, to human, plant or animal life of property. Okay, outdoor atmosphere in such quantities and of such duration. ये भी बात इम्पोर्टेंट है, तभी मैंने आपको पॉइंट बताया था कि हमें देखना पड़ता है कि जो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, कैसा है। तो उनको तो एयर पोल्यूशन किसे कहेंगे कि ये एक या एक से ज़्यादा पोल्यूशन आउटडोर एटमॉस्फेयर में हो जाए और इस क्वांटिटी में हो जाए कि या इतना इतना टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए कि वो हमारे लिए इंजूरियस हो जाए, हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल लाइफ के लिए, सबके लिए इंजूरियस हो जाए। उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। These pollutants may unusually interfere with the comfortable life or the conduct. Every individual person breathes approximately 20,000 times a day. आप कितना ब्रीथ करते हो पर डे? 20 more than 20,000 times a day. Or inhaling 15 to 22 kg of air daily. So air pollution is most crucial from the public health point of view. आप रोज कितना कितना 50 to 22 kg of air आप रोज इनहेल कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम एयर पोल्यूशन पर अपना कंट्रोल करें। कॉज आपको सबको मालूम है क्या है सबसे बड़ा कॉज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया तो क्या हुआ, हर आदमी को ही एयर चाहिए ना, कोई बिना एयर के तो कोई इंसान नहीं है। एवरीबॉडी वांट्स टू ब्रीथ, तो ब्रीथ कर रहा है, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा है, तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से आपका एयर पोल्यूशन है। इंडस्ट्रीज तो आपको मालूम नहीं है, अर्बनाइजेशन, ऑटोमोबाइल्स, नेचुरल फिनोमिना तो फिर बाद में होते ही होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन, रेडियो एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर। और ये है जो नेचुरल फिनोमिना है ना, ये सब यहीं पर ही बेस्ड है। इतने ज़्यादा ये हो जाते कि जिसकी वजह से आपके आप जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स है वो जो आते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये वॉल्केनिक इरप्शन, रेडियो एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर। फिर आते हैं there are two air pollutants, so there are two major groups of air pollutants, gases and the particulates. तो gases में तो आपके SO2, SO3, H2S, NOx, CO, CO2, hydrocarbons, these are the main gases which are responsible for making air polluted. And these are the particulates. Particulates means जो पार्टिकल फॉर्म में रहते हैं ना, पार्टिकुलेट स्टोरी क्या है, हमारे डस्ट है, स्मोक है, स्मॉग, एल्बेस्टॉस, लेड, मरकरी इत्यादि है। अभी इसके बारे में, स्मॉक के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्मॉक। और अब आते हैं कि एक एक करके कि सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूशन में सबसे पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है, या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है। तो अब CO की अगर हम बात करें तो वाई द CO इज टॉक्सिक इन नेचर, या एक्चुअली में CO टॉक्सिक नहीं होता, मतलब ये क्यों हमारे लिए टॉक्सिक की तरह काम करता है। टॉक्सिसिटी कैसे हो जाती है, कैसे CO इनहेल करके किसी की डेथ हो सकती है। एक्चुअली में ये टॉक्सिक ऐसे नहीं है, और क्या रीजन है कि इसको इनहेल करके किसी भी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो सकती है। क्या रीजन है CO के बारे में कुछ जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए? कैसे ये हमारी बॉडी से एक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड? या आप लोगों ने सुना होगा कि पहले जैसे विंटर्स में लोग क्या करते थे, घरों पे अगीची और कोल जलाते थे, और कहते हैं ना अभी भी कि भाई
आप कोल और अंगीठी जलाइए अगर, तो रूम को बंद मत करिए, है ना, रूम को थोड़ा ओपन करके ही जलाइए। तो मैं कितने ऐसे केस में देखी। हाँ बोलिए। मैम ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसके कारण जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर जाती है तो रिएक्ट कर जाती है जो ऑक्सीजन है हमारे अंदर ब्लड से, तो तो इससे उससे रिएक्ट कर ऑक्सीजन। जाती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती है। नो मैम। हम्म, मैम जो जैसे ब्लड हमारे अंदर फ्लो कर रहा है उसमें भी साथ में कुछ गैसेस है, तो उसमें ही रिएक्ट कर जाती है जिससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। कि हमारी बॉडी में होता क्या है, ये बात अच्छी कह रही है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। होता क्या है, हमारी ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन Ma'am, एक्ट बोलिए। ma'am, it reduces the binding power of hemoglobin to oxygen, and ma'am, it forms HbCO3, ma'am. Binding of mostly affects the binding of hemoglobin with oxygen, ma'am, due to the lower concentration of oxygen. Yes. Actually, what happens कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारी पूरी बॉडी पे। तो तभी हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन हर पार्ट में, हमारे हर सेल के हर टिश्यू में, हर टिश्यू में, हर सेल में ऑक्सीजन सप्लाई होती है। हमारे हर सेल को क्या ऑक्सीजन की नीड है। तो काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, बाइंड ऑक्सीजन और सर्कुलेट इन आवर बॉडी। तो उससे क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। अब क्या होता है कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड करने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड कर जाता है। अब वो हमारी पूरी बॉडी में सीओ को सर्कुलेट करने लग जाता है। तो बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, अब ऑक्सीजन में क्या होगा, डिफिशियंसी होगी किसी ऑक्सीजन की, इससे क्या होगा, किसी भी एनिमल की या ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाएगी। दिस इज द मेन रीजन कि बाकी वो ऐसा नहीं कर रहा है कि उसको इनहेल करते ही तो इंसान मर गया, मगर हाँ वो जब बहुत लॉन्ग टाइम ऐसा हो गया कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो उसकी वजह से फिर आगे ज़्यादा नौशिया हो जाएगा, फिर वो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए आप लिखा है, ऑल्दो CO is colorless, odorless, non-corrosive, it is very toxic in nature। टॉक्सिक इन नेचर में इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये इससे कंबाइन कर जाता है। It reduces the oxygen carrying capacity of blood as it attacks the hemoglobin and displaces oxygen to form carboxyhemoglobin। तो आप ये देखिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है ये, है ना, इसके हीमोग्लोबिन ने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ एक बाइंडिंग प्रोडक्ट बना रखा है। CO is present, तो क्या करेगा, क्या करेगा, इसको CO के साथ कंबाइन कर जाएगा और O2 को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन गया, COHB बन गया। COHB मतलब कि कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। And the equilibrium constant of the above reaction is 210, which indicates that carboxyhemoglobin is a stronger complex। उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 210 है। तो क्या बता रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स है ये, इतनी जल्दी ये हटेगा नहीं। Hence the net result is reduction in the blood capacity of carrying oxygen। Effects of continuous exposure to various levels of CO are summarized below। अभी देखिए अगर हमारे ब्लड में 10 ppm तक का CO है, तो क्या होता है हमारी बॉडी में, इम्पेयरमेंट ऑफ जजमेंट एंड विजुअल परसेप्शन। ये आजकल बड़े नेचुरल फिनोमिना हो गए क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे एटमॉस्फेयर वाकई में इतना पोल्यूशन है कि एक तो विजुअल परसेप्शन, इम्पेयरमेंट ऑफ जजमेंट, आप समझ नहीं पाते ना कि दो चीज़ों में कि क्या है ये चीज़। तो ये आपका कहलाता है इम्पेयरमेंट ऑफ जजमेंट एंड विजुअल परसेप्शन। एंड ये 10-100 ppm हो जाता है तो हेडेक होना, डिजीनेस, थकान है, ये आपकी सॉरी डिजीनेस से आपका नौशिया है, जैसे ना चक्कर आना है, वेयरनेस है, ये थकान है, ये हो जाने लग जाती है। अगर और बढ़ गया 250 ppm बढ़ गया तो फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, फिर आदमी बेहोशी हो जाएगा, और 750 to 1000 ppm पहुँचे तो डेथ हो जाएगी। और यही रीजन अगर आप लोग आज भी देखिए तो बहुत पोल्यूशन बढ़ जाता है। जब हम बहुत पोल्यूशन से होकर के घर पहुँचे तो बहुत ज़्यादा टायरिंग सा फील होना, या ऐसे लगता है कि वॉमिटिंग हो जाएगी, वॉमिटिंग सेंसेशन होने लग जाना, हेडेक होना,
और इवन हमारे नर्वस सिस्टम में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होने लग गया है कि इवन हम लोगों की ये जो होता है ना, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसमें बड़ा लॉस आया है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब जानते हैं ना क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन का मीनिंग जानते हो कि नहीं जानते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? हैव यू हर्ड दिस नेम? मैम जैसे कोई भी जैसे हॉट चीज अगर हम टच कर लेते तुरंत हाँ, बिना कोई एक्शन के हम तो ये Ma'am, the किसी instantaneous reaction of our body, ma'am, to any stimulus, नहीं, ma'am, it's known as reflex. तुरंत जो एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में जैसे बच्चा बता रहा है कि हमने किसी हॉट चीज को अगर हमने टच करा तो तुरंत हमारा हाथ हट जाता है ना, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, तुरंत हट जाता है। तो ये होता है कि हमारी बॉडी पर पहले होता है कि अभी ये गर्म है और तो ये मैसेज पहुंचा ब्रेन में, उसके बाद ब्रेन में कभी हाथ हटा लो, वही बहुत प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा हाथ उसी देर में तो जल जाएगा। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है, बहुत तेजी होते हैं। मगर अभी क्या हो रहा है, ये पोल्यूशन की वजह से लोगों में रिफ्लेक्स एक्शन भी बहुत स्लो होने लग गए हैं। तो मैंने भी कई लोगों को ऐसे नोटिस किया है कि जैसे कोई चीज होता है ना, इधर हमने देखा किसी चीज को तो तुरंत उसको रिएक्ट कर जाना। तो अभी क्या था, पहले इवन नहीं समझ रहा है आजकल कि क्या हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा मुझे वैसा करना चाहिए। तो जो स्लो प्रोसेस हो गई है, क्योंकि आपकी कोरोना टाइम पे तो मैंने बहुत लोगों का ऐसा जज किया है कि लोगों के अंदर ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होने लगे। तो पोल्यूशन भी हमारा है ही, बाद में वायरस है या पोल्यूशन है, ये सब चीज़ें क्या करें, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो और ख़ास तौर से जो इस समय जो बड़ी एज के हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके रिफ्लेक्स एक्शन पे बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे गए इस टाइम पे देखते हैं। तो आपने ये देखा कि CO का लेवल बढ़ने से कैसे हमारे बॉडी पे ये चेंजेस आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। और जो सॉइल, ये देखिए जो मैं बात कर रही थी, द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट एज अ मेजर सिंक फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। सिंक का मतलब मैंने बताया था ना, सिंक का मतलब मैं यहीं पे बात कर रही थी आप लोगों से। The sink is the store where the pollution is received and stored for a long time. तो sink कहते हैं। So the soil microorganism acts as a major sink for CO from ambient atmosphere, but still it exists in significant concentration in the atmosphere because the largest CO producing areas have the least amount of soil sink available around. माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं सिंक का, मगर जहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उन एरिया में वहाँ पर सॉइल सिंक अवेलेबल ही नहीं होता। And the following efforts have been directed towards controlling carbon monoxide emission from transportation section. Fuel notification आपको मालूम ही है, fuel notification, development of substitute fuels, modification of engine design, treatment of exhaust gases, इन सब पर काम चलते ही है। लोगों से कहा जाता है कि अपने व्हीकल का पोल्यूशन टेस्ट कराएं, है ना, उसमें कम से कम पोल्यूशन निकले। पहले तो देखो जैसे आप बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था, स्मोक निकलता था, देखते हो गए इंजन में से कब चीज़ें नहीं है, मगर स्टिल अभी भी हम लोग इस जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर अभी भी बहुत पोल्यूशन है। अब ये तो CO था, फिर ये बात आती है NO को हम लोग NOx के फॉर्म में बोलते हैं कि NO हो सकता है, NO2 हो सकता है, NO3 हो सकता है, कोई भी HNO3 जो होता है एसिड रेन में आता है। ये हमारे ऑक्साइड्स हैं। अच्छा अभी कितना टाइम हो गया? 11:48, राइट। अभी कौन बच्चा को अपना प्रेजेंटेशन देना था? कौन से स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन देना था बच्चों? Ma'am, Akansha was giving her presentation, ma'am, but it wasn't completed. And ma'am, today she is not in the class. And ma'am, next turn is mine. So this is your turn, Rashtriya. Now this is your turn. Yes. Okay. And you may proceed. Okay, ma'am.
9 students today in the class. Why? बाकी Yes, सब ma'am. स्टूडेंट्स एब्सेंट क्यों हैं आज? Don't know, ma'am. Ma'am, shall I start? Yes. Good morning, ma'am. Ma'am, I'm here to present a presentation based on topic environment and its conservation. Ma'am, first of all, let's know what environment actually means. So, ma'am, as it is written here, environment is derived from French word environ, that means surroundings. Hence, everything surrounding us is constitute our environment. According to Environmental Protection Act 1986, environment is defined as environment as the sum total of water, air, and land, their interrelationship among themselves and with the human beings, other living beings, and property. It can also be defined as external surroundings and conditions which directly or indirectly affects the living organism. Environmental science is a systematic study of our environment and our place in it, mainly the abiotic and biotic components. It is a comprehensive sum of all living and non-living things and their interactions. It is an applied science as it seeks practical answers to making human civilization sustainable on the Earth's finite resources. Its components include biology, geology, chemistry, physics, engineering, sociology, health, anthropology, economics, statistics, computers, and philosophy. Next, we come the various components of our environment that are atmosphere, hydrosphere, lithosphere, biosphere. Atmosphere consists of the atmosphere implies the protective blanket of gases surrounding the Earth. And hydrosphere, the hydrosphere comprises all types of water resources, oceans, seas, lakes, rivers, streams, reservoirs, polar ice caps, glaciers, and groundwater. Lithosphere is the outer mantle of the solid Earth. And biosphere indicates the realm of living organisms and their interaction with environment. Atmosphere, hydrosphere, and lithosphere. What are the different elements of environment? Let, let us know. Physical elements include space, landforms, water bodies, soils, rocks and minerals. Biological elements include plants, animals, microorganisms and men. Cultural elements, economic, social and political elements are essentially man-made features. Now, next comes the point, why do we need to know or what is the importance of our environmental studies? Ma'am, these include to clarify modern environmental concepts like how to conserve biodiversity, to know the more sustainable way of living, to use our natural resources more efficiently, to know the behavior of organisms under natural conditions, to know the interrelationship between organisms in populations and communities, to aware and educate people regarding environmental issues and problems at local, national and international levels. The major threats which our planet is facing currently is the global warming. The emission of harmful gases, or most commonly known as greenhouse gases such as CFCs, methane, carbon dioxide, resulted in excessive heating of our planet, making it warmer day by day. Thus, global warming has become a major threat which our planet is facing currently. Another major problem for mankind is excessive usage of natural resources. This is due to the increase in population worldwide. If we don't come up with other alternatives, then soon these natural resources will be exhausted and will lead to doom of mankind. These the natural resources which are getting depleted are solar energy, soil, coal, birds, plants, oceans, etc. All these have resulted due to improper waste disposal, which is the major problem with causing a great damage to our environment. The improper dumping of domestic waste, sewage waste, plastic abuse, industrial chimney, and etc. have caused a large damage to our environment. Next, we come to human causes, or also known as anthropogenic or man-made causes. Human activities have affected our environment the most.
All these are known as anthropogenic or man-made causes. These include greenhouse gases, coal mining, burning of fossil fuels, deforestation, industrial processes, agriculture, and etc. Not only these, ma'am, we also come to know about the threats which our biodiversity is facing. These causes are natural geographical area, low population, low breeding rate, natural disasters, and as we have studied above, anthropogenic or man-made causes, these include habitat modification, overexploitation of selected species, innovation by exotic species, pollution, hunting, global warming, and climate change, and also agriculture. Next, all these damages caused to environment had resulted in severe problems nationwide as well as worldwide. The well-known problems are extinction of organisms such as Indian cheetah, Indian oroch, Civathidium, Sumatran rhinoceros, pink-head duck, and ma'am, we are well aware about the white horn rhinoceros, which have become extinct in currently. The major problem is the ocean acidification. The ample of waste from industries as well as pollution has caused the acidification of our oceans. As we can see, ma'am, the atmospheric carbon dioxide, when dissolved with water, causes in the formation of carbonic acid, and which later break down into bicarbonate and hydrogen ions, ma'am. All these have resulted in a great damage to our marine life. Thus, it is our major concern to look forward to it. The most commonly topic or the hot topic which is being nowadays talked about is the ozone layer depletion. This is because the ozone layer is important because it absorbs most of the UV light from sun in stratosphere. The chlorofluorocarbons, halon, carbon tetrachloride, methyl chloroform, bromofluorocarbons, hydrochlorofluorocarbons, methyl bromide, bromochloromethane. All these have resulted in the ozone layer depletion. As we can see, at the North Pole, we know that the ozone layer is the thinnest, and ma'am, the most affected region on our planet are the poles. So we can see the ozone hole on Antarctica. Not only these, ma'am, we should also be concerned for our surrounding nature, but also the people which constitute our environment. Thus, I would like to draw your attention on major environmental problems our country is currently facing. Let's talk about India's food crisis. Food security exists when all people of all times have physical and economical access to sufficient, safe, and nutritious food to meet their dietary needs and food preference for an active and healthy life. Cause of food shortage in India: improper methods of cultivation, not much use of science and technology, poverty and ignorance of Indian farmers, not much financial support to farmers, wastage of food in wrong process of cooking, ignorance of preserving method, improper shortage storage facility, detective food habit, dishonesty of dealers, excessive growth of population, loss of fertility of soil by pollution, industrialization, land loss, least interest on agriculture, new generation, climate change, improper rain, acid rain, salinity in soil. All these have caused the shortage of food in India. How to solve it? Introduction of improved methods of cultivation based on science and technology, improvement of financial and educational status of the Indian cultivators, attracting educated people to the profession of cultivation, provision of water pipes, electricity, insecticides, fertilizers, and research work for agriculture, mechanization of agriculture, equitable land form, to refrain from holding feasts and picnics in order to check the possible wastage of food, to know the proper method of dressing and cooking in order to check the wastage of food. Next, the major issue which India is facing is the water scarcity. Renewable resource but finite resource. Only 3% of the world's water is fresh. Fresh
roughly one third of it is inaccessible. Simply put, water scarcity is either the lack of enough water quantity or lack of access to safe water quality. It currently affects around 2.8 billion people around the world on all continents. At least 1 month are out of every year, and more than 1.2 billion people lack the access to clean drinking water. As we can see from the graph, the day by day it's getting down and becoming steeper. Cause for water scarcity: population growth, overpopulation, food production, agriculture, irrigation, climatic change and variability, land use, industrialization, water quality pollution, water demand, various purposes, groundwater exploitation, improper geochemical cycle pollution, wastage of water. Every day in rural communities and poor urban centers throughout sub-Saharan African, 100 million of people suffer from a lack of access in clean, safe water. Women and girls especially bear the burden of walking miles at a time to gather water from streams and ponds full of waterborne diseases that is making them and their families sick. The image shows the states which are mostly hit by water scarcity. These include Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. Water conservation tips for indoors. As we all know that it is very important. Nowadays we have commonly heard the term rainwater harvesting. It is very important for us to regenerate our resources. Let your parents know about leaks in your house. Leaks are easily fixable. Save your water and money. Tell your parents about high efficiency washers, faucets and toilets. Run your dishwasher or washing machine only with full loads. Turn off the faucet when brushing or shaving. These are some short steps by which we can conserve our water. Sustainable development: the use of renewable and non-renewable in a manner that satisfies a current need but does not compromise the future availability of resources. According to the UN, sustainable development meets the needs of the present without sacrificing the ability of future generations to meet their own needs. Thus, it becomes our duty to look after not only our environment but the people surrounding us. Thus, I would like to conclude that we should look forward for a better and healthy environment. Thank you, ma'am. Very good, Rajput. Very nice. Okay, what is the meaning of anthropogenic process? Ma'am, the man-made causes which have resulted in the damage for our environment are known as anthropogenic causes. So how can we stop anthropogenic activities in a different country? Ma'am, by proper education and ma'am efficient use of natural resources and ma'am making others aware that how can we do to for the welfare of our environment. Yes. Like use of cycle and walk instead of using car, right? This is also Yes, a ma'am. then Yes. prevent that. Nowadays, ma'am. Yeah. Nowadays, ma'am, it is well known the more promotion of electric vehicles. Yes. Most of the companies are working on electric vehicles, and Yes. ma'am, it has become important for various companies to present their known as carbon footprints, ma'am. Such Yes. as Apple, ma'am, it has declared that till 2030 they will have zero carbon emission, ma'am. Yes. Yes. Very good. That's good. Yeah. So, anyone wants to ask any question to the Rashtrapiya? Okay, recognize that the next turn will be for the 50 chance and Rashtrapiya. अब मेरा Okay, and I'm also going to ask you. Okay, this subject was important. Please, time over here. Very nice. Good. So the time over हो गया. Now I'm having the next class, right? Okay, students, have a nice day. God bless you. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am.